मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा वैध कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाएगा। 23 मई को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान वैध कॉलोनियों के मकानों के नक्शों का वितरण करेंगे। जबलपुर में 11 वैध कॉलोनियां वैध घोषित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में करीब 6000 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी है। इसी सिलसिले में 23 मई को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान वैध कराई गई कॉलोनियों के मकानों के नक्शे वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम भोपाल में आयोजित होगा। जबलपुर में 224 अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से प्रथम चरण में 23 मई को 11 कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाएगा। 11 कॉलोनियों का अंतिम प्रकाशन हो गया। तो 11 कॉलोनियाँ हमारी वो हैं जिनको पूरी तरह से स्वीकृति योग्य माना जाएगा और 10 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, 15 दिन बाद अंतिम प्रकाशन हुआ है। और ऐसी कितनी कॉलोनी है? ऐसी कुल 224 कॉलोनियाँ हैं। तो और भी आ रही हैं इसमें? धीरे धीरे सब होती जा रही है। बहरहाल प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारियों के मुताबिक नगर पालिक निगमों में 2282 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 1032 अभिन्यास को अंतिम रूप देकर 929 कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में 3792 कॉलोनियों में अभिन्यास प्रकाशित कर दिए गए हैं। नियमानुसार समस्त कार्यवाही जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्याप्त प्रचार प्रसार के अभाव में मुख्यमंत्री जनसेवा योजना के शिविर फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं। जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही शिविरों में नजर नहीं आ रहे हैं। शिविर के नाम पर रस्म अदायगी हो रही है। मुख्यमंत्री जनसेवा योजना का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिसके चलते योजना के शिविर सूने नजर आ रहे हैं। पर्याप्त प्रचार प्रसार के भाव में जनता को शिविरों की जानकारी तक नहीं लग पा रही है। वहीं जनप्रतिनिधि भी शिविर से दूरी बनाए हुए हैं। वार्ड क्रमांक 34 भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड में स्थित जॉर्ज टाउन स्कूल में लगा शिविर दिन भर सूना रहा। ये मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का शिविर है और ये हर एक वार्ड में एक दिन लगाए जाने हैं। आज वार्ड नंबर 34 भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड संभाग क्रमांक 13 के अंतर्गत ये शिविर लगा हुआ है। यहाँ पे शासन की 67 प्रकार की योजनाएं हैं। जो इन योजनाओं के आवेदन लिए जा रहे हैं और उन आवेदन का विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं शासन के, उन विभागों के माध्यम से इनका निराकरण कराया जाएगा। क्या बात है, जनता नहीं आ पा रही, इसका कारण क्या है? ना पार्षद नहीं, पार्षद जी को जानकारी इसकी दे दी गई है, लिखित में भी सूचना दे दी गई है और मौखिक भी उनको बता दिया गया है। वार्ड में इनका सबका प्रचार प्रसार भी करा दिया गया है समय से। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, धूप अधिक है इसलिए हो सकता है कि शाम को लोग आए। जनसेवा शिविर में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी तो मौजूद रहे, लेकिन जनता नजर नहीं आई। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने मंडला जिले के नैनपुर में पदस्थ विकासखंड विभाग शिक्षा अधिकारी एमडी सोलंकी को कार्यालय में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्यवाही से कार्यालय में हड़कंप मच गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने सेवानिवृत्त शिक्षक से उनके पेंशन और अन्य राशि के भुगतान संबंधी दस्तावेजों को तैयार कर अग्रेषित करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को मंडला जिले के नैनपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दबिश देकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी एमडी सोलंकी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने नैन से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक प्रदीप कुमार पंडित से उनकी पेंशन और अन्य राशियों के भुगतान संबंधी दस्तावेज बनाने और उन्हें अग्रेषित करने के लिए रिश्वत मांगी थी। आवेदक की शिकायत और सत्यापन के बाद एसपी लोकायुक्त के मार्गदर्शन में डीएसपी दिलीप झरबड़े की टीम ने ट्रैप कार्यवाही की और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एमडी सोलंकी प्रभारी बीओ से मिले तो इनके द्वारा पेंशन प्रकरण बनाने हम अग्रेषण करने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें प्रथम किस्त में 25,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। लालमाटी क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते भाजपा नेता और उसके पुत्र पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल पिता पुत्र को पुलिस ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भर्ती कराया है। लालमाटी क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते भाजपा नेता सोनी मास्टर और उनके पुत्र पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पिता पुत्र दोनों घायल हुए हैं। उनके सिर, हाथ, पैर और पीठ पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भर्ती कराया है। घर पे बैठा था सामने कार्यालय में, मेरा अपने मकान का दरवाज़ा भर लग रहा था। मुझे मालूम नहीं, इतने में रज्जन लखेरा आ गए। मुन्ना और उसके लड़के जिनका नाम
अनिरुद्ध है, रूपल है और एक दो लड़के और उनके साथ में। अचानक आए, पूरा हमारा जा कर के देखो दरवाज़ा पूरा उखाड़ के फेंक दिया, मारपीट की, तलवार लेकर के सर पे तलवार मार दी, उल्टी ये मारा, बहुत चक्कर आ रहे हैं। हम देखे हाँ, ये कंधे पे लगा है, बहुत लत लगा, पत्थर आधे भी मारे हमने। बेटे को भी मारा आपने? बेटे को तो हमारे बहुत मारा हम लोगों ने, 5-6 लोगों ने तो उन्हें बहुत मारा। विवाद क्या था? मकान बना तो इसका विवाद हमारा मकान है, हमारे मकान में सिर्फ दरवाज़ा पर लगा रहे थे, हमारा आज से नहीं है, 40 साल से मकान है उस पर रह रहे। और जिस मकान में वो उस मकान पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं, जहाँ अभी हमारा है ना, उस पर कब्जा करना चाह रहे। और आज से नहीं, आप जा कर के देख लीजिए, कम से कम कई साल सिर्फ वहाँ पर आज पहले छोटा दरवाज़ा था, दरवाज़ा लगा रहे थे, बस आकर के दरवाज़ा भी पूरा तोड़ दिया। मिस्त्री रहे, उनको भी मारा पीटा। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पालोट में कोई दुकान को लेके झगड़ा था, कोई दुकान है उनमें कोई इनका जब आपसी जैसा भी रहा हो, दोनों पक्ष जो है भिड़ गए आपस में, लड़ाई झगड़ा हुआ, थाने आए, थाने से इनको MLC के लिए विक्टोरिया भिजवा दिया बंदा। यहाँ एडमिट कर। कितने लोगों की चोट आई इसमें? 2 लोगों को चोट आई है। कौन कौन है इसमें? उसमें अपने सोनी मास्टर है और उनके पुत्र हैं। अभी कथन लेने आया मैं, देहाती नासी लूँगा, इसके बाद मामला कायम करेंगे। पुलिस का कहना है कि दुकान पर कब्जे को लेकर बात चल रहा है, पूरा मामला जांच के बाद सामने आएगा। साइंस कॉलेज मैदान में जाट महिला समिति के तत्वाधान में खेली जा रही जाट परिवारों की क्रिकेट स्पर्धा का फाइनल मैच के साथ समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कुमचा 11 और पाला सचिन की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें कुमचा 11 की टीम ने सचिन पाला की टीम को पराजित कर क्रिकेट स्पर्धा का विजेता बनने का गौरव हासिल किया। साइंस कॉलेज मैदान में जाट महिला समिति के तत्वाधान में खेली जा रही खानदान क्रिकेट स्पर्धा का फाइनल मुकाबला खेला गया। स्पर्धा का फाइनल मैच कुमचा 11 विरुद्ध पाला सचिन की टीम के मध्य हुआ। रोमांचकारी मैच में दोनों ही टीमों ने विजेता बनने का गौरव हासिल करने मैदान पर शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कुमचा 11 के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा कर रही सचिन पाला की टीम 56 रन ही बना सके। इस तरह कुमचा 11 की टीम ने इस स्पर्धा को 14 रनों से जीतकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल मैच के दौरान क्रिकेट प्रेमी और समाज के लोग बड़ी संख्या में मैदान में मौजूद रहे और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। इसका उद्देश्य है कि समाज में एकता बनी रहे, भाईचारे की भावना बनी रहे, बच्चों का खेलों के प्रति रुझान हो और इस तरह से एक दूसरे से मिलकर अपने भाईचारे की भावना करते रहे। जाट समाज महिला समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था और इस टीम में भाग लेने वाली सभी टीमें जाट परिवार की थीं। इन टीमों को अनूठे अंदाज में अलग अलग खानदानों का नाम दिया गया था। प्रदेश के कई शहरों के साथ ही पूरे महाकौशल और जबलपुर संभाग में गर्मी ने अपने तेवर फिर दिखाना शुरू कर दिए हैं। सूरज की तेज तपन और गर्म हवाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं। शुक्रवार को जबलपुर जिले का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ अब जबलपुर संभाग और जिले में गर्मी का प्रकोप तीखा हो गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग तीखी गर्मी का सामना कर रहे हैं। वहीं तापमान में भी बढ़त दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जिले में उत्तर पश्चिमी हवाएं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। दिन के वक्त सूरज के तीखे तेवरों से लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग ने नए सिस्टम के सक्रिय होने की वजह से आगामी 24 घंटों में संभाग के जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र गुलौआ तालाब के पास गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे बुजुर्गों पर चाकू और तलवार से हमला करने वाले सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। पुलिस हमलावरों को थाने से पैदल लेकर निकली। इस दौरान बदमाश ये भी बोलते नजर आए कि गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र गुलौआ तालाब के पास गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्गों पर चाकू और तलवार से हमला करने वाले गौरव ठाकुर, कपिल साहू, अनुज केवट, प्रियांशु केवट, सुमित केवट और 17 वर्षीय बालक की गिरफ्तारी के बाद मामले में फरार नितिन सेन और नयन डहेरिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। इसके पहले पुलिस इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए थाने से पैदल लेकर निकली।
प्रार्थी अशोक सिंह की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 145, 23 धारा 307, 324, 326 और अन्य धाराओं के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध अपराध कायम किया गया था, जिन्हें अज्ञातों को पतासाजी कर 8 आरोपियों के खिलाफ उन्हें जब्ती एवं गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। तो वजह ये थी कि लड़कियों को घूर-घार के देखने पर बुजुर्गों द्वारा टोका टाकी करने के विरुद्ध में इनके साथ ऐसा विवाद हुआ था, जिन्हें विरुद्ध बुजुर्गों द्वारा समझाई देने पर इनके साथ मारपीट की गई थी। दरअसल गुरुवार की सुबह गार्डन में युवतियों को घूर रहे इन युवकों में से एक नयन को कुछ बुजुर्गों ने फटकार लगाई थी। इसके बाद नयन और उसके साथी दोबारा गार्डन लौट कर आए और चाकू व तलवार से बुजुर्गों पर हमला कर भाग खड़े हुए। घटना के बाद मॉर्निंग वॉकर्स और क्षेत्रीय लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की और आरोपियों का पता लगाकर सभी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार भी कर लिया। आधारताल थाना क्षेत्र कटरा में देर रात एक युवक के साथ क्षेत्र के कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें हमलावर एक व्यक्ति की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित और उसके परिवार की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मारपीट और हमला करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आधारताल के कटरा इलाके में बीती रात कुछ लोगों ने योगेश कोरी नामक एक व्यक्ति पर तलवार से हमला कर दिया। हमलावरों ने योगेश से बुरी तरह मारपीट भी की। इस घटना में योगेश को गंभीर चोटें पहुंची। योगेश की पत्नी ने इस घटना की शिकायत आधारताल थाने में दर्ज कराई और बताया कि उनके पति रात्रि में खाना खाकर घर के बाहर टहल रहे थे, तभी नारायण, गौरव और प्रतीक ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका पति खाना खाने के बाद घर के बाहर भ्रमण कर रहा था। उसी समय मोहल्ले के रहने वाले नारायण जायसवाल, प्रतीक जायसवाल और गौरव जायसवाल तीनों आए और उससे अवैध रूप से पैसे की मांग करते हुए मारपीट किए हैं, जो तलवार से मारना बता रहे हैं और जिससे इनके पैर के निचले हिस्से में और चेहरे पे चोट आई है। इसमें अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, अन्य आरोपियों की तलाश पतासाजी जारी है। वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जाता है कि मारपीट करने वाले अवैध शराब का काम करते हैं। जबलपुर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। नशे के कारोबार में नाबालिग सौदागर और तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। बेलबाग पुलिस ने रामलीला मैदान में मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर नशे के इंजेक्शन बेच रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नशीले इंजेक्शन बेच रहे दोनों आरोपियों में से एक नाबालिग है। दोनों से पुलिस ने 12 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। जबलपुर के कई क्षेत्रों में नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। अवैध मादक पदार्थों के साथ ही नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करने वालों में नाबालिग सौदागर और तस्कर भी शामिल हैं। बेलबाग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामलीला मैदान में दबिश देकर 2 लोगों को नशीले इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें से एक नाबालिग बालक है। दोनों से कुल 12 नग इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने नशे के कारोबार में शामिल अपने एक साथी का नाम भी पुलिस को बताया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दबिश के दौरान बताए हुए स्थान पर एक व्यक्ति मिला, जिसे तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नशीले इंजेक्शन प्राप्त हुई, जिसको इसके बाद उसके द्वारा पूछताछ करने पर एक व्यक्ति का और नाम लिया गया, जिसके पास से भी नशीले इंजेक्शन प्राप्त हुए। दोनों से कुल जब 12 नशीले इंजेक्शन प्राप्त हुए, बाद थाना आकर अपराध क्रमांक 247/23 में धारा 5/13 6 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट एवं 109 IPC के तहत मामला अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरधाम संगीत कल्याण समिति के तत्वाधान में शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में साज और आवाज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मेडोलियन मैन ऑफ द इंडिया किशोर देसाई ने सदाबहार गीतों पर मेडोलियन की धुनें छेड़कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मुख्य गायिका के रूप में लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रत्निका श्रीवास्तव ने कलाकारों के साथ बेहतरीन गीतों की प्रस्तुतियां दी।
सुरधाम संगीत कल्याण समिति के तत्वाधान में शहीद स्मारक प्रेक्षागृह गोल बाजार में सुर और संगीत से सजी संध्या, साज और आवाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेडोलियन मैन ऑफ द इंडिया दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किशोर देसाई ने सदाबहार पुराने नगमों से लेकर बॉर्डर के गीत संदेश से आते हैं पर मेडोलियन की धुन छेड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में लाडू अभियान की एम्बेसडर ZTV सारेगामा फेम रत्निका श्रीवास्तव ने जब अन्य साथी कलाकारों के साथ बेहतरीन गीतों की प्रस्तुति दी तो श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। किशोर देसाई जी जिन्हें कि मैंडोलिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो अपनी आज वादन कर रहे हैं। उनके साथ उनकी शिष्या ऐश्वर्या पगारे जी भी उपस्थित हैं। दोनों की ही आप स्वर लहरियाँ प्रेक्षागृह में सुन सकते हैं। एक से एक नायाब गीतों में किशोर देसाई जी ने बजाया है मैंडोलिन। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने उपस्थिति दर्ज कराई और कार्यक्रम का आनंद उठाया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।